शुरू। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। चलिए, कल हमने जो बात की थी वो थी डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात थी। डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमने सैलिवरी ग्लैंड के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब इसमें जो अगली बात थी वो ये थी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में हमें पढ़ना था। मैंने कहा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड एक टाइप का ऑक्जेंटिव ट्यूबुलर ग्लैंड है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? फंडिक पार्ट ऑफ स्टमक में ये प्रेजेंट होता है। लोकेशन के बेस पर एक क्वेश्चन यहाँ से नीट का तैयार होता है। ठीक है, अब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में अलग अलग टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ से भी एक नीट का क्वेश्चन बड़ा ही पेटेंट पूछा गया था। इसमें जो अलग अलग सेल्स होती हैं बेटा, वो सेल्स हमारी कौन कौन सी हैं? एक है आपका चीफ सेल्स, दूसरा है पैराइटल सेल्स और तीसरा है हमारा गॉबलेट सेल्स। जो चीफ सेल्स होती हैं इसका दूसरा नाम होता है जाइमोजेनिक सेल्स या पेप्टिक सेल्स। और ये क्या रिलीज करती हैं? ध्यान से देखिए, ये रिलीज करती हैं पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, ये आपके इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये पेप्सिनोजन क्या है? ये पेप्सिनोजन, आप याद रखिएगा, किसी नाम के आगे अगर ओजन शब्द लगा हो सफिक्स के तौर पर, और किसी वर्ड के पहले प्रीफिक्स के तौर पर अगर प्रो लगा हो, अगर ये पहले लगा हो तो इसको प्रीफिक्स कहते हैं, बाद में लगा होता है तो उसको हम सफिक्स कहते हैं। तो अगर प्रीफिक्स के तौर पर प्रो लगा हो और सफिक्स के तौर पर ओजन लगा हो तो इसका मतलब ये कैसे हैं? ये इनएक्टिव फॉर्म में है। इस बात को याद रखना, कभी भूलना मत। ये दोनों कैसे हैं हमारे? ये दोनों आपके इनएक्टिव फॉर्म में हैं। ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म में हैं। ये एक्टिव कब होंगे? ये एक्टिव तब होंगे जब इनके ऊपर स्केल का वर्क होगा। दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर क्या है बेटा? पेराइटल सेल्स है। इस पेराइटल सेल्स को हम कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम जानते हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही ज्यादा हाईली एसिडिक होता है। हाईली एसिडिक होने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो पीएच लेवल होता है वो पीएच लेवल बहुत ही कम होगा। मैंने आपको बताया था, एक पीएच स्केल के बारे में बताया था। ये पीएच स्केल अगर है, इसको हम बीच में 7 मान लेते हैं। अगर 7 से कम होगा, या मान लीजिए 7 से कम होगा, ये 1 की तरफ आएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, और 7 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारी जो है एसिडिटी कम होगी और बेसिसिटी बढ़ेगी, मतलब एल्कालाइन नेचर यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रिएट करता है कौन? पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स। और दूसरा ये क्या रिलीज करता है बेटा? CIF। CIF को हम क्या बोलते हैं? कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये कैसल क्या करता है बेटा? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है। इस बात को याद रखना, क्या एब्जॉर्प्शन करवाता है बेटा? ये विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है। और विटामिन B12 हमारी आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट विटामिन है। इस बात को आप याद रखिए। एक पॉइंट आपको मैंने ये बताया, मैंने आपको ये बताया था कि आयरन जो होता है, हमारे जो खाने में आयरन होता है वो Fe3+ फॉर्म में होता है, जिसको हम फेरिक आयन कहते हैं। ठीक है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? इस फेरिक आयन को फेरस आयन में कन्वर्ट करवाता है। और यही फेरस आयन हमारे हीमोग्लोबिन का क्या होता है बेटा? सेंट्रल एटम होता है। हमारे हीमोग्लोबिन का सेंट्रल एटम होता है कौन? हमारा ये फेरस आयन। इस बात को हमेशा याद रखना, हमारे खाने में जो आयरन मौजूद होता है वो Fe3+ के फॉर्म में होता है, और जिस आयरन का हम इस्तेमाल करते हैं वो किस फॉर्म में यूज होता है? Fe2+ के फॉर्म में यूज होता है। जैसे कि हमारे हीमोग्लोबिन का जो सेंट्रल एटम होता है वो आपका Fe2+ होता है। ठीक है, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। और इसका जो पीएच होता है 1.5 से 2 होता है, और ये बहुत ही हाईली एसिडिक होता है। और डेली सिक्रीशन जो गैस्ट्रिक जूस का होता है उसको हम क्या, कितना होता है बेटा? 2.5 लीटर। अब आप बोलोगे सर इतना ज्यादा एसिडिक है तो हमारे स्टमक को नुकसान क्यों नहीं पहुंचता? बिकॉज बेटा ये जो आप देख रहे हो ना, गॉबलेट सेल, ये म्यूकस सेल हमारे स्टमक की ये जो लाइनिंग है ना, स्टमक की जो लाइनिंग है, ये अंदर वाली लाइनिंग, इसको प्रोटेक्ट करता है। फिर से बात को समझिए, स्टमक की ये जो लाइनिंग हमारी है, इसकी लाइनिंग अंदर वाली को प्रोटेक्ट करता है कौन? हमारा ये म्यूकस सेल, यह म्यूकस। ठीक, रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय, जैसे आपके मुंह में लार निकलना शुरू हो जाती है, जैसे कोई बढ़िया खाना देख लेते हो, कोई चटपटी चीज देख लेते हो, मंचूरियन देख लिया सड़क पे चलते हुए, तुम्हारा मन कर गया कि यार काश इसको खा लेते, तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता है। एक्चुअली वो पानी नहीं होता, वो सलाइवा होता है।
ठीक है। ठीक वैसे ही मैं आपको बताऊं कि गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रीशन होता है, जो रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस का, वो किससे स्टिमुलेट होता है, किसके किसके जरिए, किसके द्वारा जो है हम गैस्ट्रिक जूस का स्टिमुलेशन करके उसका सिक्रीशन बढ़ा देंगे। पहली चीज तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। नॉर्मल हमारी बॉडी को नॉर्मल रहने के लिए जिस नर्वस सिस्टम की जरूरत होती है वो हमारा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व्स। और उस 12 पेयर में एक होता है हमारा कौन सा, क्रेनियल नर्व नंबर 10, और उसका नाम होता है वेगस नर्व। क्या होता है, वेगस नर्व। आपको मैं पढ़ाऊंगा पूरे क्रेनियल नर्व का नाम ऐसे, ऊटा, फैग, वाह, नाम मैं पढ़ाऊंगा। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, पैथेटिक, ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूसेंस, ठीक है, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी स्पाइनल और हाइपोग्लॉसल। ये आपकी पूरी की पूरी क्या है, ये क्रेनियल नर्व्स हैं। मैं आपको याद करवा दूंगा आपकी जबान पर, फिंगर टिप पर, जैसे मैंने बोला वैसे आप भी बोलोगे जब नर्वस सिस्टम का चैप्टर हम शुरू करेंगे तब। ठीक है, आप काउंट कर लीजिए कितना है, 3 3 6 3 9 3 12। तो ये 12 पेयर क्रेनियल नर्व होता है। और 10 नंबर पर आप देख रहे हो कौन सा आ रहा है, ये वेगस आ रहा है, वी। वी का मतलब क्या होता है, वेगस। ठीक है, तो ये वेगस को हमने यहाँ पर लिखा है क्रेनियल नर्व नंबर 10। ठीक है। गैस्ट्रिन हार्मोन, एक हार्मोन होता है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, हार्मोन फ्रॉम द जी सेल्स ऑफ द पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक। स्टमक का ये पार्ट है, देखो ये स्टमक है हमारा। स्टमक का ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस रीजन को हम पाइलोरिक पार्ट कहते हैं। इसी पाइलोरिक पार्ट में एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं जी सेल्स, और इस जी सेल से एक हार्मोन निकलता है गैस्ट्रिन। इसका मतलब जब गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ेगा तब हमारे गैस्ट्रिक जूस का भी सिक्रीशन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। दूसरी तरफ प्रोटीन वाला आप खाना खाइए, चाहे आप वो खाइए, मटर, वो पनीर खाइए, मटर खाइए, दाल खाइए, चिकन खाइए, मटन खाइए, मीट खाइए, जो भी आप खाएंगे, जगह उसमें प्रोटीन ज्यादा है तो इस प्रोटीन की वजह से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ आप स्पाइसी फूड, मतलब बहुत मसाले वाली चीज, बहुत तीखा खाना खाएंगे, तभी हमारा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन क्या होता है, बढ़ जाता है। एल्कोहल का कंजप्शन करेंगे तब गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। एक केमिकल है हिस्टामिन, जो मास्ट सेल से निकलता है। जब एलर्जी कंडीशन होती है तब हिस्टामिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, और तब भी जो है क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो ये इतने सारे फैक्टर्स हैं हमारे जो कि गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये इसको स्टिमुलेट करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड को, ताकि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन ज्यादा से ज्यादा हो सके। अब आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि रिलीज ऑफ जो गैस्ट्रिक जूस होता है बेटा, दो फेज में होता है। एक होता है सिफेलिक फेज होता है, और एक हमारा होता है कौन सा, गैस्ट्रिक फेज होता है। तो जो सिफेलिक फेज होता है वो क्या होता है, रिलीज बिफोर अराइवल ऑफ फूड, मतलब खाना पहुंचने से पहले जब इसका सिक्रेशन होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, सिफेलिक फेज। अब याद रखिए, कोई बंदा ऐसा है जो कि अपनी मम्मी से, पापा से, अपनी बीवी से, पति से नाराज होकर के बैठा और खाना नहीं खा रहा है, प्रोलॉन्ग फास्टिंग में चला गया है, प्रोलॉन्ग फास्टिंग चला गया है, और जब भूख लगती है हमें तो इस गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। मतलब इस सिफेलिक फेज में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन खूब तेजी से हो रहा है। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि बिफोर अराइवल ऑफ द फूड, बिफोर अराइवल ऑफ द फूड, खाना पहुंचने से पहले। ऋषभ इधर उधर ध्यान नहीं देना, हमारी तरफ ध्यान दो, ठीक है। बिफोर अराइवल ऑफ फूड, तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होने की वजह से क्या होगा कि आपको अल्सर की शिकायत, यहाँ पर दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। कहते हैं यहाँ पर दर्द हो गया है, अल्सर हो गया, कहते हैं पेप्टिक अल्सर। वो क्यों होता है मालूम है, गैस्ट्रिक जूस का बहुत ज्यादा सिक्रेशन होने की वजह से, मतलब सिफेलिक फेज में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये खाना आपका जो है, जब खाना पहुंच चुका होता है तब हम इसको गैस्ट्रिक फेज कहते हैं। और गैस्ट्रिक फेज में जब जूस का सिक्रेशन होता है तो आप देखिए रिलीज आफ्टर द अराइवल ऑफ फूड। ये इतनी सी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब आपको मैं एक बात और बता दूं कि क्या क्या मेन मेन फंक्शंस हमारे होते हैं, किसके, हमारे मेन मेन फंक्शंस कौन कौन से हैं, एचसीएल के। ठीक है, सबसे पहली चीज एचसीएल का फंक्शन आपको मैं बता देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे बेटा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा माउथ है, ध्यान से समझना, ये हमारा माउथ है। और माउथ से आपका ये शुरू हुआ है क्या, ये शुरू हुआ है आपका ओइसोफेगस। ये आपका शुरू हुआ है क्या, ये एसोफेगस शुरू हुआ है। एसोफेगस के बाद आप ये देख रहे हैं, ये आपका स्टमक है। ये आपका क्या बेटा, ये स्टमक है आपका। ये क्लियर हो गई बात, ये हमारा स्टमक है।
तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आपकी ये जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी में क्या मौजूद है बेटा, सलाइवा मौजूद है, और इस सलाइवा में क्या मौजूद है बेटा, सैलिवरी एमाइलेज मौजूद है, जो कि पीएच पर काम करता है, 6.8 पीएच पर ये सैलिवरी एमाइलेज काम करता है। ठीक, और यहाँ तक क्या है बेटा, ये इसोफेगस है। ध्यान से सुनना हमारी बात। तो जब सलाइवा हमारे खाने के साथ मिक्स हुआ था, तब हमने उसको क्या बोला था, बोलस कहा था कि नहीं कहा था, तब हमने उसको कहा था बोलस। तो अब ये बोलस जो है यहाँ पर जब जा रहा है, ये सीधे सीधे जा रहा है, जिसके साथ क्या है, हमारा सैलिवरी एमाइलेज मिक्सअप हुआ है, सैलिवरी एमाइलेज इसके साथ मिला हुआ है। तो जैसे ही सैलिवरी एमाइलेज के साथ मिक्स हुआ, ये बोलस आपके स्टमक में पहुंचा, और स्टमक में पहुंचने के बाद इसके साथ आपका गैस्ट्रिक जूस मिल गया, तब हमने इसको क्या बोला था, इसको कहा था काइन। तब हमने इसको क्या बोला था, काइन। मतलब ये हुआ कि ये जो गैस्ट्रिक जूस है किस पीएच पर काम कर रहा है, ये 1.5 से 2 पीएच पर काम कर रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाईली एसिडिक है। और सैलिवरी हमारे किस पर काम कर रहा था बेटा, 6.8 पीएच पर काम कर रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि सैलिवरी एमाइलेज जैसे ही बोलस के साथ आपके यहाँ पर पहुंचा, स्टमक में पहुंचा, तो गैस्ट्रिक जूस ने सैलिवरी एमाइलेज के फंक्शन को स्टॉप कर दिया, सैलिवरी एमाइलेज के फंक्शन को स्टॉप कर दिया। तो इसका मतलब HCl का हमें पहली एक्टिविटी पता चल गई, तो हम इसको लिख लेंगे, इट स्टॉप्स द एक्टिविटी ऑफ सैलिवरी एमाइलेज, इट स्टॉप्स द एक्टिविटी ऑफ सैलिवरी एमाइलेज। क्या है ये सैलिवरी एमाइलेज की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपने ये बात पकड़ी कि नहीं पकड़ी, ये बताइए, जवाब दीजिए। आन्या, ये बात समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है, गुड बेटा। बातों के साथ सफर करते रहिए, नहीं सफर कर जाओगे, समझे? तो सफर मत करो, सफर करो हमारी बातों के साथ, चलते रहो, समझ में आ जाएगा। जल्दी से लिखो इसको। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्या फंक्शन होगा, दूसरा फंक्शन इसका है, HCl helps to maintain HCl helps to maintain proper pH of stomach, proper pH of stomach, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, it activates digesting enzyme, it activates digesting enzyme like prorenin and पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंजाइम हमारा है प्रोरेनिन, ये किसमें कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है हमारे रेनिन में, रेनिन में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट कौन करवाता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एक एंजाइम है हमारा पेप्सिनोजन, कौन सा एंजाइम है, पेप्सिनोजन, ये हमारा एंजाइम है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या करवा रहा है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में पेप्सिनोजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है भाई, ये कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, ठीक है। तो ये वाले दोनों एंजाइम्स जो हैं, ये अभी आपके इनएक्टिव हैं, और ये दोनों अब कैसे हो गए, ये दोनों अब आपके एक्टिव हो गए। क्लियर हुई बात? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में आपका प्रोरेनिन, रेनिन में आपका पेप्सिनोजन किसमें, पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए, एक बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया होता है, उसको हम बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी। इस साल्मोनेला टाइफी से जो डिसीज कॉज होती है, उस डिसीज को हम बोलते हैं टाइफाइड। टाइफाइड का कॉमन नेम होता है एंटेरिक फीवर, ठीक है।
और टाइफाइड कॉज होता है कंटामिनेटेड फूड से, कंटामिनेटेड खाने से, पानी से, गंदा खाना, गंदा पानी। जैसे आप जब जाते हो वहां पर गोलगप्पे वाली दुकान पे जाते हो, तो भाई साहब क्या करते हैं, उसके हाथ में ग्लव्स तो लगा नहीं है, हाथ तो बिल्कुल क्लीन है नहीं। हमारे हाथ में एक नहीं, दो नहीं, कम से कम लाखों बैक्टीरिया इस वक्त हैं। वो भाई साहब क्या करते हैं, ये गोलगप्पे को ऐसे तोड़ा, अपने गंदे वाले नाखून वाले से ऐसे तोड़ा, तोड़ने के बाद उसके अंदर आलू डाला या छोले डाला, उसके बाद यूं ऐसे टाइट लगाया, टाइट लगाने के बाद वो जो टंकी है, टंकी के अंदर यूं ऐसे डुबकी लगाया और ये पानी निकाला। यहाँ से पानी टपक रहा है, यहाँ से पानी टपक रहा है, और इसमें जो बैक्टीरिया थे वो पानी में ऑलरेडी मिल चुके हैं और आपके गोलगप्पे में भी आ रहा है, और आप कहते हो भैया और तीखा करके खिलाओ। ठीक है, और तीखा करके खिलाओ। तो आपको नहीं पता कि आपने उस गोलगप्पे के साथ कितने सारे जर्म्स जो है इनटेक कर लिए। लाइक आपने साल्मोनेला टाइफाई को इनटेक किया, आपने निमेटोज के एग्स को जो है एंगल्फ किया, आपने प्लेटिहेलमिन्थेस के एग्स को एंगल्फ किया। आपको नहीं पता, बिकॉज दे ऑल आर माइक्रोब्स एंड वी कैन नॉट सी बाय आवर नेकेड आई। हम लोग अपनी नेकेड आई से उसको नहीं देख सकते। तो नेचर जानता था, ईश्वर जानता था कि हमारे बंदे ऐसे रहेंगे कि जो चटोरे टाइप के होंगे, जो सब कुछ खाएंगे बिना किसी रोक टोक के खाएंगे। तो इसलिए जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को दे दिया हमारे पेट में। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ पोटेंट किलर। क्या है ये आपका पोटेंट किलर ऑफ, पोटेंट किलर ऑफ साल्मोनेला टाइफी, पोटेंट किलर ऑफ साल्मोनेला टाइफी। ये साल्मोनेला टाइफी का बड़ा ही पोटेंट किलर है, आप समझ जाइए। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, साल्मोनेला टाइफाई नाम के बैक्टीरिया को किल करेगा, जिसकी वजह से हमें टाइफाइड नाम की बीमारी से क्या मिलेगा, बचाव मिलेगा। ठीक है, बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। अब एक चीज और देखिए, HCl जो होता है, HCl हमारा, HCl helps in denaturation of proteins, nucleic acid, ठीक है, and make cellulosic fiber soft। देखिए क्या कहा मैंने कि ये आपके प्रोटीन को, आपके न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है, एब्जॉर्प्शन नहीं करवाता है, डाइजेशन नहीं करता, बल्कि उसको क्या करता है, डीनेचर करता है। डीनेचर का मतलब उसके बीच की जो बॉन्ड्स होते हैं उसको ब्रेक कर देता है। फिर उसके बाद जब ये सारी चीजें, सारी सब्सटेंसेस, अनाया ध्यान दो हमारी तरफ, जब ये सारी चीजें कहाँ पर पहुंचती हैं, सारी चीजें आपके ड्यूडेनम में पहुंचती हैं। कहाँ पर, ड्यूडेनम में। स्टमक के बाद कहाँ पर जाएंगे, ड्यूडेनम में ही तो जाएंगे, सीक्वेंस में आप देखोगे तो। स्टमक की बात चीज कहाँ पर पहुंचेगी, ड्यूडेनम में पहुंचेगी। जैसे ड्यूडेनम में पहुंचेगी तो जितने भी सारे एंजाइम्स जो पैंक्रियाज से निकल रहे हैं, वो सारे के सारे एंजाइम्स इन सब सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। ये पॉइंट अगर हो गया हो तो मैं आगे लेकर चलता हूँ आपको। ठीक है, देखिए और मैंने आपको बताया कि ये जो आपका है HCl हमारे खाने में मौजूद होता है Fe3+। कहाँ पर बेटा, इंडाइड। सर हाँ बेटा। सर ये पीछे वाला पॉइंट एक और बार बताना सर। कौन सा, यही वाला ये HCl आपका मैंने बताया कि ये जो HCl है ये हेल्प करता है डीनेचुरेशन, मतलब डीनेचर्ड करना, मतलब क्या होता है, उसको इनएक्टिव कर देना। इसको, प्रोटीन को, न्यूक्लिक एसिड को, और जो सेलुलोजिक फाइबर्स होते हैं उनको क्या करता है, ये सॉफ्ट करता है ताकि इनका आसानी से डाइजेशन हो सके। अब जैसे तुम चिकन खाते हो, मटन खाते हो, तो उसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो हमें थोड़ी इस्तेमाल में आती है। ठीक है, या जो अंडा होता है, अंडे को जब ज्यादा टेम्परेचर पर हम उबालते हैं तो उसका प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। तो वो प्रोटीन हम जब खाते हैं तो उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद जो एब्जॉर्प्शन होता है, उस एब्जॉर्प्शन से हमें क्या मिलता है मालूम है, उससे हमें मिलता है अमाइनो एसिड।
अब यही अमाइनो एसिड जब हमें मिलता है तो इससे हमारी सेल्स जो होती हैं वो अपने अपने टाइप के स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाती हैं। इसीलिए हम प्रोटीन को डायरेक्टली जो है हम एब्जॉर्ब नहीं करते, प्रोटीन को पहले हम डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि ये लड़की बैठी हुई है पूजा, और इस लड़की को हमने स्नेक वेनम पिला दिया, सांप का जहर, तो बताओ पूजा सरवाइव करेगी कि नहीं करेगी? चलो मान लो मैं ही पी लेता हूँ, तुम लोग मत पियो, जिंदा रहो। सर नहीं करेगी। आप नहीं करेंगे ना सरवाइव? बेटा एक बात मैं बता दूं आपको कि ये जो स्नेक वेनम है, सांप का जो जहर है, ये आपका प्योर प्रोटीन होता है। प्रोटीन है तो हम डाइजेस्ट तो कर ही लेंगे ना। प्रोटीन है तो हम इसको डाइजेस्ट कर लेंगे, बशर्ते की, शर्त क्या है? शर्त ये है कि आपका ये जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, माउथ से लेकर के स्टमक तक, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कोई भी जो है घाव ना हो, कोई भी लीजन ना हो। यहाँ पर कोई भी लीजन अगर घाव होगा तो ये स्नेक वेनम क्या करेगा, ये स्नेक वेनम उस घाव के साथ संपर्क में जैसे ही आएगा, कांटेक्ट में जैसे ही आएगा, वो ब्लड के साथ अगर मिक्स हो गया डायरेक्टली, तब तो भैया हम गए। सांप जब हमें काटता है तो उसका जहर जो होता है वो हमारे ब्लड में मिक्स होता है, इसलिए हम मरते हैं। नहीं तो सांप का जहर तुम्हें अगर एक गिलास बिना बताए जूस बना के पिला दिया जाए तो आप पी करके कहोगे वाह बहुत बढ़िया है ये। शर्त क्या है? मिक्स ना हो तो मतलब इंसान नहीं मरेगा। हाँ, ब्लड में अगर मिक्स होगा तभी मरेगा, वो ब्लड में नहीं मिक्स होगा तो कभी नहीं मरेगा। और सर मिक्स हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है? या मिक्स हो जाएगा तो दो टाइप का जहर होता है सांप का, एक हीमोटॉक्सिक एक हीमोटॉक्सिक होता है, एक न्यूरोटॉक्सिक होता है। हीमोटॉक्सिक में क्या होता है, हमारा ब्लड जो है डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। न्यूरोटॉक्सिक में क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। दोनों ही कंडीशन में ये आएगा कि आदमी 4 आदमी के कंधे पर जाएगा और सबका मुंह एक ही दिशा में रहेगा। अब जैसे सबसे जहरीला सांप हमारे यहाँ कौन है? हमारे यहाँ सबसे जहरीला सांप है करैत। कोबरा नहीं है, कोबरा नहीं है, ये हिमालयन करैत है, खतरनाक सांप होता है। फिर कोबरा आता है, कोबरा के ही आसपास आता है आपका फिट्स वाइपर, और पूरे वर्ल्ड का सबसे जहरीला सांप होता है ब्लैक मांबा, जो ब्राजील में पाया जाता है। ब्लैक मांबा खतरनाक सांप होता है। दिखाऊं ब्लैक मांबा सांप? देखो, ये देखो ब्लैक मांबा। ये देखो, ये ब्लैक मांबा है। ये सुंदर कितना, देखो इसकी खूबसूरती, देखो कितना सुंदर सा सांप। इसकी खूबसूरती में मत जाना हिमांश, क्योंकि हर खूबसूरत चीज खतरनाक होती है, समझे बेटा? हाँ, देख रहे हो कितना अटखिलियां खा रहा है, देख रहे हो स्टाइल, देख रहे हो, ये देखो इतने ढेर सारे सांप। ब्लैक मांबा, इट इज द मोस्ट पॉइजनस स्नेक। इसकी स्पीड देख रहे हो कितनी है, 16 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये दौड़ता है। लगभग लगभग ये 2 मीटर से 3 मीटर तक की इसकी लंबाई होती है। ठीक है, देखो ये माम्बाज है, ग्रीन को, ये किंग कोबरा होता है, पफ एडर होता है, इनलैंड टाइफन होता है, और ये अलग अलग सांप होते हैं बहुत ढेर सारे। तो हमको उस पर नहीं आना है, हमारा काम क्या था, आपको माम्बा दिखाना। कुल मिला के बात आपको समझ में आ गई कि सांप का जहर अगर हम पी लेंगे तो हम मरेंगे नहीं। इसलिए पुरानी मूवीज में देखो क्या होता है, जैसे सांप का जहर कोई काटता था, सांप काटता था, हीरो तुरंत वहां पर पहुंच करके उस सांप के जहर को मुंह से निकाल के फूंक देता था,
और फिर चक्कर आने का बहाना करता था कि मुझे चक्कर आ रहा है, ये गिरा था आराम से। खासकर मिथुन की मूवीज में जाता होता था। वो अपने यहाँ का शक्तिमान था पुरानी मूवीज का। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप जो मैं बता रहा था वो सोच लो कि आपका ये जो Fe3+ है, ये फेरिक है। ये फेरिक आयन कहाँ पर मौजूद होता है? हमारे इन डाइट, हमारे खाने में मौजूद होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको डाइजेस्ट, इसको जो है एब्जॉर्ब करवाएगा, इसको कन्वर्ट करवाएगा Fe2+ फॉर्म में। ठीक है, ये Fe2+ फॉर्म में। अब मान लो कि एक कंडीशन होती है, मेडिकल कंडीशन है, इसको हम बोलते हैं ए क्लोरोहाइड्रिया। एनसीईआरटी में नहीं है, परेशान मत होना। इसको मैं बताओ, ए क्लोरोहाइड्रिया का मतलब ये होता है कि देयर इज नो रिलीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देयर इज नो रिलीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज नहीं होगा तो कितने सारे काम रुक जाएंगे, आप समझ रहे हो? कितने सारे काम रुक जाएंगे। सबसे पहली चीज तो ये Fe3+ का Fe2+ में कन्वर्जन ही नहीं होगा, है ना? क्या कह रहे हैं? Fe3+ का Fe2+ में कन्वर्जन ही नहीं होगा। जब कन्वर्जन नहीं होगा तो एक कंडीशन डेवलप हो जाएगी। अगर ये ऐसा नहीं हुआ तब क्या हो जाएगा? उस कंडीशन को हम बोलेंगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया या हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो हम लिख सकते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, causes माइक्रोसाइटिक एनीमिया। जा करके इसको ढूंढना कि ये होता क्या है। एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, अच्छा अब एक सवाल बताइए कि एक बंदा ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा एंटासिड लेता है। एंटासिड मतलब जो पेट में जलन होती है, जो जेलोसिल वगैरह या एंटासिड उसको पीते हैं। ठीक है, तो एंटासिड जो बंदा ज्यादा लेगा तो उसकी वजह से उसकी बॉडी पर क्या बैड इफेक्ट आ सकते हैं? दिमाग की घोड़े दौड़ाओ, अरे छापना बंद करो, पहले सुन लो, दिमाग दौड़ाओ। क्या होगा अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने एंटासिड का कंजप्शन ज्यादा किया? तो अगर एंटासिड को हम ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम बहुत ज्यादा अमाउंट में करेंगे तो ये क्या करेगा? HCl के सिक्रीशन को सप्रेस कर देगा। ठीक है, तो क्या करेगा ये? इट सप्रेस दी HCl सिक्रीशन, मतलब HCl सिक्रीशन बंद हो जाएगा। जब HCl सिक्रीशन कम हो जाएगा तो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम हो जाएगा। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम हो जाएगा तो होगा क्या कि वो पर्सन साल्मोनेला टाइफाई के ज्यादा प्रोन हो जाएगा, मतलब उसके टाइफाइड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना? क्यों? आने कंसेप्ट समझ में आया? अगर हम तुम्हें एंटासिड ज्यादा पिलाएंगे, लंबे समय तक पिलाएंगे, तो हो सकता है कि तुम्हें टाइफाइड जो है जल्दी हो जाए। ये बात कहने का मतलब, ठीक है? तो इसका आप ऐसे लिख सकते हैं, एंटासिड सप्रेस द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गेट प्रोन टू टाइफाइड, गेट प्रोन टू टाइफाइड। टाइफाइड से बहुत ज्यादा प्रोन हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुई बात? चलिए, हिमांशु हाँ बातें सर। समझ आ रही है? हाँ सर। अब एक और फंक्शन बचता है जिसको हम बोलते हैं CIF। CIF क्या है? मैंने बताया था ना आपको, CIF क्या है? यह है आपका कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल इंट्रिंसिक
फैक्टर। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। इट हेल्प्स इन absorption of vitamin B12. You know what is the chemical name of vitamin B12? Vitamin B12 का chemical name क्या है मालूम है? नहीं मालूम? साइनोकोबालामाइन। इसका chemical name है साइनोकोबालामाइन। बोलो सर ये सब नाम नहीं याद होता सर, क्या बताते हो यार आप ये सब, है ना? पढ़ना तो पड़ेगा। भगवान बनना है तो वनवास तो जाना पड़ेगा। बताया था ना, मर्यादा पुरुषोत्तम युवराज श्री राम तब तक भगवान नहीं हुए जब तक वनवास नहीं गए थे 14 साल तक का। जब वनवास से लौट के आए थे तब भगवान कहलाने शुरू हो गए थे। बात को समझना, आपको भी भगवान बनना है। 2 साल की मेहनत, ये देखो 11-12 2 साल की मेहनत, फिर आपका MBBS, ठीक है, फिर आपका MD-MS, तब आप बनोगे क्या? भगवान। मान लीजिए 5 साल का MBBS, 2.5-3 साल का आपका MD-MS, 10 साल, 10 ईयर मत देखो। आप सोचोगे 10 ईयर बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब कंपेयर कभी मत करना इस बात से कि भाई हमारे दूसरे साथी तो BBA MBA करके पैसा कमा रहे हैं। अरे नहीं, जितना वो महीने भर में कमाएंगे उतना तुम एक दिन में कमाओगे, 1 घंटे में कमाओगे, एक विजिट पे कमाओगे, एक कॉन्फ्रेंस पे कमाओगे। पैसा तो सेकेंडरी चीज है, बट आप जो रहोगे ना धरती के तीसरे भगवान। पहला भगवान माँ बाप है, ठीक है, एक माँ है एक बाप है, तीसरे तो आप हो ना, जो जान बचाते हो धरती पर, है ना। बेटा यहाँ तक पहुंचना है तो ये जर्नी आपको तय करनी पड़ेगी। बहुत मुश्किलें आएंगी, तो मुश्किलों से हमें हारना नहीं है, हमें लड़ना है। तुम्हारी ऐसी कैसी साइनों को बुलामाइन के अभी मैं तुमको तोड़ मरोड़ के किनारे कर दी। क्या होता है थायमिन, क्या होता है राइबोफ्लेविन, क्या होता है पैंटोथेनिक एसिड, नियासिन, ये सब क्या है? ये तो छोटे मोटे नाम। क्योंकि जब आप लिखोगे ना ये RS में क्या हुआ, ये दवा जा ले लो, नहीं समझ में आ रहा मैं क्या लिखा है, लेकिन मेडिकल स्टोर वाले इसको बराबर पड़ेगा, हाँ डॉक्टर साहब ने यही लिखा है। है ना? तो चलो बेटा, ये तो सारी बातें हैं साइनोकोबालामाइन। अच्छा एक चीज और बता दें, एक्टिव और पेसिव का मतलब ये होता है कि पेसिव एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जहां पर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं होती है, जहां पर एनर्जी का खर्च नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पेसिव। जैसे एक नदी है, ध्यान से देखना भाई, एक नदी है, ये नदी है, क्या है ये? नदी। नदी में एक चीज क्या कर रही है? तैर रही है, स्विमिंग कर रही है, सॉरी, ये कर रही है स्विमिंग। ये वाला ऑब्जेक्ट ये क्या कर रहा है? स्विमिंग कर रहा है। और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट बताओ फ्लोट कर रहा है। एक स्विमिंग कर रहा है, एक फ्लोट कर रहा है। ऑब्जेक्ट ए स्विमिंग कर रहा है और ऑब्जेक्ट बी क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। अब आप बताओ कौन मेहनत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है?
स्विंग वाला क्या कर रहा है स्विमिंग वाला? मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है। और बी वाला वो तो ऐसे ही बह रहा है। ऐसे ही रह रहा है बिना किसी मेहनत के, धारा प्रवाह के साथ बह रहा है। तो जब आप जिंदा रहते हैं, जब हम जिंदा रहते हैं तो हम स्विमिंग कर सकते हैं पानी में, लेकिन जब हम मर जाते हैं हम फ्लोट करते हैं। लाशें पानी में तैरती हैं, जिंदा शरीर कभी पानी में नहीं तैरता है। उसके लिए आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है स्विमिंग करने के लिए, दरिया को पार करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें एक लक्ष्य तक पहुंचना होता है। मरे हुए तो हम नहीं है ना कि बस पानी के साथ बह रहे हैं, बह रहे हैं, बह रहे हैं, और जहाँ पानी की धारा में पहुंचा दें वहीं पहुंच जाए। तो दो चीजें हैं, ये जो फ्लोटिंग है ये पैसिव प्रोसेस है, जो स्विमिंग है वो आपका एक्टिव प्रोसेस है। जहाँ पर आपको ताकत लगानी पड़े, जहाँ पर आपको एनर्जी खर्च करनी पड़े, वो आपका क्या है? वो आपका है एक्टिव प्रोसेस। और जहाँ पर नहीं, वो आपका पैसिव प्रोसेस। ठीक है, शाबाश। तो यहाँ पर लिखिएगा ऐसे कि विटामिन B12 absorb actively, ये एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर होता है? एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन इलियम रीजन। कहाँ पर? ये इलियम रीजन में। ठीक है, अब देखो विटामिन B12 का काम क्या होता है। ठीक है, विटामिन B12 का काम होता है कि मैच्योरेशन फैक्टर फॉर ऑर्बिट। तो लिख सकते हैं कि विटामिन B12 is a maturation factor for RBC। चलो बेटा आगे पॉइंट। All the vitamins absorbed passively except vitamin B12, except vitamin B12। ठीक है, होता क्या है मालूम है? ध्यान से सुनना हमारी बात अच्छे से। ये जो हमारी बोन्स है ना, देखो ये बोन है हमारी, ये हमारी बोन है। ये हमारी बोन है, मान लीजिए कि हमारी बोन है। ठीक है, बोन अच्छी नहीं लगी ना, अच्छी बोन बना लेते हैं। ये हमारी बोन है बेटा। इस बोन में मौजूद होता है आपका दो रीजन,
ये वाला जो रीजन होता है इसमें होता है आपका रेड बोन मैरो, आरबीएम का मतलब रेड बोन मैरो, यहाँ पर होता है आपका रेड बोन मैरो, और ये जो बीच वाला हिस्सा है, बीच वाले हिस्से में क्या होता है आपका येलो बोन मैरो, YBM। इसका शॉर्ट फॉर्म मैं लिख रहा हूँ, आप लोग डिटेल में लिखिएगा। तो आपके रेड बोन मैरो में, ध्यान से सुनना हमारी बात, आपके रेड बोन मैरो में एक सेल पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं स्टेम सेल। क्लास 12 में आप आओगे तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। स्टेम सेल वो सेल होती है जिससे बॉडी की कई सारी सेल्स हम बना सकते हैं, ठीक है, स्टेम सेल। तो इस स्टेम सेल से एक सेल बनती है, उस सेल को हम बोलते हैं माइलॉइड सेल। कौन सी सेल? माइलॉइड सेल बनती है, ठीक है। अब ये माइलॉइड सेल्स में एक सेल होती है नीमोब्लास्ट सेल, ठीक है। कौन सी? नीमोब्लास्ट सेल। और नीमोब्लास्ट सेल से एक सेल निकलती है जिसको हम बोलते हैं रेटिक्यूलोसाइट। क्या निकलती है? रेटिक्यूलोसाइट। ये 12th वाला टॉपिक मैं यहाँ रिलेट कर रहा हूँ, आप इसको जो है अभी डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक पे मत ढूंढते रहना, ये मिलेगा नहीं वहां पे। तो माइलॉइड सेल से क्या निकलती है बेटा? रेटिकुलोसाइट सेल्स निकलती हैं। अब ये जो रेटिकुलोसाइट्स होती हैं ये अर्ली आरबीसीज होती हैं। अब इसके अंदर क्या होता है मालूम है? इसी के ऊपर विटामिन B12 जाकर के काम करता है, यहीं पर जाकर के विटामिन B12 काम करता है। और ये जो रेटिकुलोसाइट्स होती हैं इसकी खास बात मालूम है क्या है? इनके अंदर ये न्यूक्लियस पाया जाता है, ये होती है न्यूक्लिएटेड। और आपको मालूम होना चाहिए, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, हमारी जो आरबीसीज होती है, आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। हमारी आरबीसीज न्यूक्लिएटेड है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो विटामिन B12 क्या करता है? रेटिकुलोसाइट्स के अंदर से क्या करता है? ये न्यूक्लियस को डिसअपियर करवा देता है। क्या करवा देता है? न्यूक्लियस को डिसअपियर करवा देता है। विटामिन B12 क्या करेगा बेटा? कॉजेज पिक्नोसिस। क्या करवाएगा? पिक्नोसिस। पिक्नोसिस का मतलब ही होता है डीजेनरेशन ऑफ न्यूक्लियस या डीजेनरेशन ऑफ न्यूक्लियस। डीजेनरेशन ऑफ न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जब न्यूक्लियस यहाँ से रिमूव हो जाएगा तब क्या होगा? तब जो है ये आपका कंप्लीट तौर पर बन जाएगा एरिथ्रोसाइट। तब ये बन जाएगा आपका एरिथ्रोसाइट। और ये जो एरिथ्रोसाइट होता है इसका शेप कैसा होता है? बाई कॉनकेव। बाई मतलब दो, कॉनकेव मतलब डिप्रेशन। केव मतलब क्या होता है? गुफा जैसा होता है। तो इसका शेप आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, ऐसे इस तरीके से। इस तरीके से शेप आपको दिखाई पड़ेगी। ये बाई कॉनकेव आरबीसी। केव मतलब क्या होता है? गुफा। गुफा मतलब होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिप्रेशन आपको दिख रहा है, इधर भी डिप्रेशन आपको दिख रहा है, इसलिए क्या हो गया? दोनों तरफ से डिप्रेशन, इसलिए बाई कॉनकेव हो गया, ठीक है। अब बताइए कि अगर अगर विटामिन B12 यहाँ पर काम ना करता तो हमारी आरबीसी का मैच्योरेशन हो पाता? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। नो सर, नहीं होता। नहीं हो पाता, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 causes pernicious anemia। पर्निशियस एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है ब्लड का कम होना। अब ये एनीमिया भी कई सारे टाइप के हो सकते हैं। आज ही हमने 3 टाइप के एनीमिया बता दिया, पर्निशियस एनीमिया बता दिया, हाइपोक्रोमिक एनीमिया बता दिया, और माइक्रोसाइटिक एनीमिया बता दिया। ये 3 टाइप के एनीमिया हमने आपको बताया, लेकिन डिटेल जाने की जरूरत नहीं है हमें। तो कुल मिला के इनडायरेक्ट सवाल आपसे नीट में पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर इन्वॉल्व इन द एरिथ्रोपोएसिस।
यानी आरबीसी के फॉर्मेशन में कौन सी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। वहां पर 4 सेल का नाम दिया था, एक चीफ सेल दिया था, पैराइटल सेल दिया था, गॉबलेट सेल दिया था और एक ग्लैंड दे दिया था जिसका नाम था पैंक्रियास दे दिया होगा, कुछ और दे दिया था। तो हमारा जवाब क्या होगा, हमारा जवाब होगा पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल, बिकॉज दे रिलीज HCl एंड CIF एंड यू नो वेरी वेल, अब तक आप जान गए कि HCl और CIF का क्या काम है। ठीक है, HCl और CIF का क्या काम है आप बहुत अच्छे से जान गए हैं। ठीक, तो ये बात आपको यहाँ पर हमने बता दी कि विटामिन B12 इज अ मैच्योरेशन फैक्टर फॉर आरबीसी। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ ये बात। हाँ सर। चलिए आज के लिए हम इतना ही करें। कोई क्वेरी है, कोई सवाल है? सर याद कैसे करें? बताया तो था, छोटे भाई को याद करके सुना दो, मम्मी को याद करके सुना दो, चीजों का एसिमिलेट करो, रात को जब सोने जाओ खाना पीना खा के सुबह से शाम तक सारी चीजों को आप रिवाइज करो दिमाग में कि हाँ हमने क्या पढ़ा था। आप जैसे आप एक चैप्टर भी रिवाइज नहीं कर पाओगे, सोचते सोचते सो जाओगे, और ये जब आदत बन जाएगी ना तो बहुत बढ़िया आदत रहेगी। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आज का पूरा दिन 24 घंटे का कितना हमने यूटिलाइज किया, कितना नहीं किया। ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, इलॉन मस्क का नाम सुना होगा। ठीक है, वो क्या करता है, पूरे पूरे दिन को 5-5 मिनट के सेगमेंट में बांट देता है, कभी कभी 10-10 मिनट के सेगमेंट में बांट देता है और हर एक मिनट को यूटिलाइज करता है, इसीलिए वो दुनिया का अमीर आदमी में से एक